देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। किसान आंदोलन में आज 19वां दिन भूख हड़ताल वाला दिन था। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक किसानों ने उपवास रखकर अपना विरोध जताया। अब किसान हर बॉर्डर पर अलग अलग मीटिंग करेंगे। जो अलग अलग बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर, सारी मीटिंग के बाद सिंघू बॉर्डर पर एक कॉमन मीटिंग होगी। किसानों ने कहा है आंदोलन में आने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली ना रोके जाएं। जिन थानों की पुलिस रोकेगी उनमें पशु बांधेंगे किसान, ये उन्होंने कह दिया है। जहां थाने की पुलिस रोकेगी वहीं पर अपने पशु बांध देंगे हम। सरकार ने कहा तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। सरकार अपना स्पष्ट रुख रख रही है। सरकार ने कहा है किसानों के लिए बातचीत का रास्ता खुला है, हर बिंदु पर चर्चा के लिए तैयार है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कई राज्यों के किसानों से मीटिंग भी की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि कई किसान संगठन हमारे साथ हैं। नरेंद्र तोमर का दावा कि पंजाब हरियाणा को छोड़ बाकी हमारे साथ है किसान। आइए स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत अब करते हैं उस रिपोर्ट के साथ जिसमें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक एक तरफ किसानों का उपवास था, दूसरी तरफ सरकार में हलचल तेज थी। लेकिन आज भी ये अनशन जरूर टूट गया है, लेकिन किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। किसानों को लेकर घोर पॉलिटिक्स हो रही है। किसान धरने पर बैठे हैं और नेताओं ने भी सियासी तंबू गाड़ दिए हैं। जब हम किसान भाइयों से मिलें तो हमारा संबोधन राम राम होना चाहिए, और जब कोई भी ऐसा दुराचारी अपराधी बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ सेंध लगे तो उसकी राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकलनी चाहिए। जिस किसान को खेतों में होना चाहिए वो इतनी कड़कती ठंड में धरने पे बैठा है। There is enough evidence available that टुकड़े gang is seeking to overtake, fulfill their own agenda. कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, किसान आतंकवादी हैं। कह रहे हैं कि किसान देशद्रोही हैं, किसान टुकड़े गैंग हैं। भोले भाले किसान हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ टुकड़े गैंग के लोग भी घुस गए हैं। सरकार से पूछना चाहिए कब तक चलेगा, क्यों कर रहे हो? जो बात किसान 2 महीना पहले लिख के आपको दे चुके थे, उस बात को आज भी आप सुनने को तैयार नहीं है। कुछ नहीं होने वाला है। मेरा तो सुझाव है कांग्रेस से कि टेंट लगाना बंद करिए, अपना अध्यक्ष ढूंढिए भविष्य के लिए। ये तो किसानों पर चल रही पॉलिटिक्स का ट्रेलर है। पूरी पिक्चर हम आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि किसान आंदोलन को आज 19 दिन हो गए हैं और जब कोई बात नहीं बनी तो किसानों ने अनशन शुरू कर दिया। दिल्ली की 3 सीमाओं पर 40 किसान संगठनों ने सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक सरकार के खिलाफ अनशन किया। सरकार पर दबाव बनाने के लिए सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान उपवास पर बैठ गए। जब लोगों की सुनामी आती है तो बड़े बड़े सियासी पेड़ जड़े होते हैं वो गिर जाते हैं। तुम कहां से रोकोगे हमें? और अभी तो आंदोलन और तेज होगा। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है। मोदी जी आप खुद मीटिंग में आओ और इनको कानून को वापस ले जाओ। ये आंदोलन 6 महीने का 6 साल तक चल सकता है। इतने सामर्थ्य है किसान इस आंदोलन को चलाने में। सबसे पहले आपको सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें दिखाते हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर हैं और आंदोलन और तेज करने की बात कर रहे हैं। सरकार कह रही है बातचीत करने को तैयार है। किस ढंग से आंदोलन ये डेडलॉक टूटेगा? हाँ, जो सरकार कह रही है गलबात करने के लिए तैयार हैं। गलबात करने से कोई मना नहीं कर रहा है, किसान भी गलबात करने को तैयार हैं, पर गलबात जो अगे हुई है 6-7 बार उसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। उस लेवल पे गलबात नहीं होनी चाहिए। ये गलबात प्रधानमंत्री के लेवल पे होनी चाहिए। प्रधानमंत्री खुद एजेंडा तय करके किसान आगुओं से बात करें तो और इसका हल कढें। किसानों में गुस्सा है, आक्रोश है और कृषि कानूनों के खिलाफ एक बड़ी जिद भी है। अब आपको टिकरी बॉर्डर की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाते हैं।
किसान हैं वो टीकरी बॉर्डर पर जैसे अलग अलग दूसरी जगहों के बॉर्डर हैं वहां पर भी ये लोग अनशन कर रहे हैं। इनका साफ मकसद ये है कि सरकार की तरफ से जो 3 कानून कृषि कानून लाए गए हैं उनको वापस लिया जाना चाहिए और ये लोग इसी बात को लेकर के लगातार मांग कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो है पूरी बैरिकेडिंग लगाई गई है और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहां पर लगाए गए हैं। जो बैरिकेडिंग है इसके उस पार किसान भारी संख्या में मौजूद है। अब गाजीपुर बॉर्डर पर कैसे किसानों ने उपवास किया और कैसे किसान कृषि कानून के विरोध में डटे हुए हैं, ये भी देख लीजिए। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और आज जो है मुख्य बात है कि 8 बजे से लेकर 5 बजे तक किसान बैठे हैं प्रदर्शन पर। और क्या आपको लगता है क्या कि ये अनशन जो है वही एक रास्ता बचा है या और भी रास्ता था, आगे और भी तैयारी? और भी रास्ते बहुत हैं। हाँ, सारे अभी क्यों बताए थे, अभी तो बहुत हैं। तो ये शांतिपूर्वक रास्ता आपने पहले शांति, हमारे तो रास्ते तो सारे शांति से ही चलते हैं। जो उनका चलने का जो पथ है वो शांति पथ ही तो है हमारा। तो ये आप देखिएगा यहाँ तिरंगा भी है, यहाँ पर जो सामने लिखा गया है सत्याग्रह आंदोलन, हम अपनी जमीन नहीं बिकने देंगे। किसानों के समर्थन में लोग जुड़ते ही जा रहे हैं। अब दिल्ली नोएडा बॉर्डर की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ कृषि कानून के खिलाफ और किसानों के समर्थन में लोगों ने गांधी जी के 3 बंदर बनकर प्रदर्शन किया। उधर राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर भी किसान अनशन पर बैठ गए। ये जो किसान है यहाँ पर 2 लोग वो आमरण अनशन पर बैठ गए। सर नमस्कार, अपना नाम बताइए। रामपाल जाट, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान महापंचायत। रामपाल जी, क्या आज भूख हड़ताल पर? बिल्कुल, आज मैं भूख हड़ताल पर रहूंगा। उपवास करता भूख हड़ताल ही होता है। और ये अब तक जो 11 लोग इस आंदोलन के कारण शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और दूसरा सरकार के लिए हमने एक प्रार्थना की है, सबको सन्मति दे भगवान। किसानों का अनशन और आक्रोश देख सरकार के तमाम सिपहसालार किसानों की गलतफहमी को दूर करने में जुट गए हैं। पूरा की पूरा जो मुहिम है वो हकीकत से कोसों दूर और भ्रम के भूत से मजबूर है। ये अब जो जिन लोगों ने भय और भ्रम का भूत खड़ा किया है ये वो साजिशी सियासी सिंडिकेट है जो पूरी तरह से जनता द्वारा नकार दिया गया है। मंडियां सुरक्षित हैं, खेत खलिहान सुरक्षित हैं, एमएसपी सुरक्षित है और यही नहीं, मोदी जी के शासनकाल में रिकॉर्ड एमएसपी के जरिए भुगतान हुआ है, रबी के भी और खरीफ की भी फसलों का। तो अब सवाल यहाँ कंफ्यूजन का खड़ा कहाँ होता है? चाहिए कब तक चलेगा, क्यों कर रहे हो? जो बात किसान 2 महीना पहले लिख के आपको दे चुके थे उस बात को आज भी आप सुनने को तैयार नहीं है। अजीब जिद है कि भाई गिफ्ट है मैं दूंगा, वो कह रहा भाई साहब मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, आपकी देना है तो मुझे दूसरी गिफ्ट दे दो जो मेरे को चाहिए। कहते नहीं तुम्हें गिफ्ट लेना पड़ेगा। अच्छा बीच का रास्ता करो, मैं गिफ्ट को रैप कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये क्या बात चल रही है? अरे भाई सीधा बात नहीं होती। अगर मैंने आपको गिफ्ट देनी है, आपको पसंद नहीं है तो मैं कहूंगा अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपसे पूछ लूंगा जी आपको क्या चाहिए। तो किसान कह रहा है कि ये 3 कानून हमें नहीं चाहिए। जिस तरह से ये बिल आए हैं ये किसान के हित के बिल हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 दिन से लगातार देश भर से किसान हमारे कैबिनेट मंत्री जी को, तोमर साहब को आकर धन्यवाद दे रहे हैं कि ये बिल बहुत अच्छा बिल है जिससे आने वाले समय में किसानों के जीवन के अंदर परिवर्तन होगा। तो इस समय परिस्थितियां ये बनी हुई है कि एक तरफ देश का किसान कह रहा है कि ये बिल बहुत ही अच्छा है और एक तरफ कुछ किसान है जो ये कह रहे हैं कि इस बिल को पूर्ण रूप से वापस लिया जाए। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम सामूहिकता के साथ में सामूहिक रूप से बैठेंगे तो जो इसके अंदर आपको अगर कुछ ऐड करवाना है तो उसके साथ ऐड किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कि एकदम पूर्ण रूप से यस या नो। मैंने भी आंदोलन खूब किए हैं, लेकिन किसान टस से मस होने को तैयार नहीं है। सरकार अपना प्रस्ताव किसानों को भेज चुकी है। सरकार अभी अड़ी है और किसान भी अड़े हैं। आज तक ब्यूरो। किसानों ने 9 घंटे का उपवास रखा तो आम आदमी पार्टी ने सामूहिक उपवास का ऐलान कर दिया किसानों के समर्थन में। तमाम मुख्यमंत्री, मंत्री सभी सामूहिक उपवास पर बैठे। इधर बीजेपी का आरोप है कि ये ढोंग है। कैप्टन अमरिंदर अलग भिड़ रहे हैं केजरीवाल से।
जो लोग कह रहे हैं कि ये चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं, एक दिन आप अपने बेटे बेटियों को चीन और बॉर्डर के पाकिस्तान के बॉर्डर पे भेज के देखो, तब पता चलेगा कलेजे पे क्या बीतती है। केजरीवाल जी ने जब से दिल्ली में किसानों के लिए जेल बनाने से मना किया है, उसके बाद से बीजेपी के नेता बहुत बौखलाए हुए हैं। इन्होंने बहुत दबाव डाला था मुख्यमंत्री जी के ऊपर कि किसी तरह से इन किसानों को यहाँ जेल में बंद कर दो। दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, मतलब इतना अड़ियल रवैया केंद्र सरकार का कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। अब ये सिर्फ किसान आंदोलन नहीं, जन आंदोलन बन गया। किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ 9 घंटे का अनशन रखा, तो आम आदमी पार्टी ने भी सामूहिक उपवास का टेंट लगा दिया। आप से मंत्रियों और नेताओं समेत खुद अरविंद केजरीवाल ने भी किसानों के समर्थन में 9 घंटे की भूख हड़ताल कर डाली। केंद्र सरकार ने, इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि अब इस आंदोलन को कैसे खत्म करें। तो उनका प्लान था कि ये लोग दिल्ली आएंगे, दिल्ली में 9 बड़े बड़े स्टेडियम में इन लोगों को डाल देंगे, बाहर से ताला लगा देंगे और इनका आंदोलन खत्म। इन लोगों ने खूब प्रेशर डाला कि भाई ये फाइल साइन कर दो, फाइल साइन कर दो, ये स्टेडियम बनने दो। लेकिन हम भी जानते, हम भी आंदोलनकारी रह चुके, इन्हीं स्टेडियम में हम भी रात गुजार चुके। हम आपको बता दें कि इससे पहले जब किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया था, उस दिन आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि उन्हें दिल्ली पुलिस ने नजरबंद कर दिया, जबकि दिल्ली पुलिस ने साफ साफ कहा कि ऐसा कुछ नहीं किया गया है। लेकिन किसानों ने भूख हड़ताल का ऐलान किया तो केजरीवाल एंड कंपनी ने बिना मौका गवाए फौरन अपना तंबू लगा दिया। आम आदमी पार्टी शुरू से किसानों के साथ है, किसान आंदोलन का समर्थन करती रही है। आज देश भर में कोने कोने में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, ये अरविंद केजरीवाल जी का हंगर स्ट्राइक नींबू पानी से मिटने वाला हंगर स्ट्राइक नहीं है, ये सत्ता की भूख है, ये कुर्सी से ही मिटती है। तो ये लड़ाई आपस की पॉलिटिकल लड़ाई है, ये कोई किसानों के बारे में नहीं सोच रहा है। केजरीवाल ने उपवास रखा तो बीजेपी ने इसे कोरा ड्रामा बताया। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल देश के किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ लोग किसान आंदोलन को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हमारी सरकार, हमारे तमाम कृषि मंत्री से लेकर अन्य वरिष्ठ मंत्री किसानों के हित की बात कर रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार के कुछ मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग बार बार कह रहे हैं कि ये किसान देशद्रोही हैं, ये आंदोलन देशद्रोहियों का है, यहाँ पे एंटी नेशनल लोग बैठे हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हजारों एक्स सर्विसमैन, पूर्व सैनिक जो रिटायर हो चुके हैं, ऐसे हजारों पूर्व सैनिक वहाँ पे बॉर्डर पे किसानों के साथ बैठे हुए हैं। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल किसान आंदोलन की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि उनकी नजर पंजाब की गद्दी पर है। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल सरकार झूठ की उपज है, जो हर बात में झूठ बोलती है। केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं कि वो पंजाब के किसानों को रिझाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। यह आंदोलन बहुत पवित्र है। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से बिल्कुल अहिंसा पूर्वक, कोई किसी तरह की कहीं हिंसा नहीं है। इन्होंने लाठियां खाई, हाथ नहीं उठाया। इन्होंने टीयर गैस, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हाथ नहीं उठाया किसी ने। पूरी तरह से अहिंसा के रूप में चल रहा है और किसी पार्टी को नहीं आने दे रहे। ये बहुत अच्छी बात है। कोई राजनीति नहीं होगी, किसी तरह की राजनीति नहीं होने दी जा रही। अपने फेल्यूअर को छुपाने के लिए जो चुनावी वादे पूरे नहीं किए थे, लोग पूछना शुरू किया था। इसलिए कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी और बीच में बाद में अकाली दल, इन सब लोगों ने एक राजनीतिक तौर करते हुए ये सारे आंदोलन को पुष्ट करने की कोशिश की। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, केजरीवाल की जंग पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी चल रही है। कैप्टन अमरिंदर ने केजरीवाल के उपवास को नौटंकी करार दिया, तो केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा
कि कैप्टन अमरिंदर ने अपने बेटे के ईडी केस माफ करवाने के लिए केंद्र सरकार से सेटिंग कर ली है। किसानों का आंदोलन बेच दिया है। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हमारे साथ लाइव आज तक पर जुड़ रहे हैं। दुष्यंत जी, बहुत हलचल दिखी है सरकार के भी खेमे में, किसान लगातार डटे हुए हैं। आज आप नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री से मिले थे, क्या बात हुई है? देखिए, केंद्र सरकार पिछले हर दौर की वार्ता के बाद एक पॉजिटिव नोट पर है कि जो अमेंडमेंट्स फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस चाहती हैं उसको वो एक्सेप्ट करने को तैयार है, मगर म्यूचुअल रास्ता जब ही निकलेगा जब दोनों पक्ष बात करेंगे। जहाँ तक गडकरी जी से मुलाकात की बात है, हमारे बहुत लॉन्ग पेंडिंग नेशनल हाईवेज़ के मामले थे और एक मामला जो मैंने स्वयं टेकअप किया था ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का स्टेट के अंदर, जो हमारे स्टेट में आज एग्जिस्ट नहीं करता, उसके ऊपर चर्चा हुई थी। बिल्कुल किसान मूवमेंट के ऊपर भी उनसे चर्चा हुई है और वो भी इस पक्ष के हैं कि म्यूचुअली मिलकर जहाँ फार्मर्स की मांग की बात है, इसका रास्ता केंद्र और यूनियंस को निकालना चाहिए। मतलब ऐसा तो साफ लग रहा है दुष्यंत जी कि आप सरकार के साथ बने हुए हैं। मुश्किल नहीं हो रही जब ऐसे साथी जो पुराने थे, शिरोमणि अकाली दल से लेकर तमाम, वो छोड़ रहे हैं? आपने ये भी कहा उस दिन कि 48 घंटे में हल निकल जाएगा। किसने बताया आपको, कैसे पता चला? अंजना जी, आप खुद समझ सकते, इतने साल तो आपको पत्रकारिता में होगी कि कोई भी एजिटेशन बिना वार्ता के समाप्त नहीं हुआ। चाहे अन्ना हजारे की मूवमेंट हो रिसेंटली, तो उससे बड़ी मूवमेंट कोई हुई नहीं। पूरे देश भर के अंदर एक बड़ी मूवमेंट चली थी और उसके बाद भी वार्ता के बाद ही नतीजे निकले थे। आज जो मांगे हैं, मुझे लगता है अधिकतम पर केंद्र सरकार ने लिखित आश्वासन दिया है। अगर कोई एक्ट्स में अमेंडमेंट की बात है, उसके लिए भी केंद्र तैयार है और मुझे लगता है कि जो 7वें दौर की चर्चा होने वाली है, उसके बाद पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलेंगे जिसके अंदर किसानी का भी भला होगा और केंद्र सरकार की जो मंशा है वो कहीं ना कहीं किसान के प्रति और फ्रूटफुल होगी। चलिए, धन्यवाद आपका दुष्यंत जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अब आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कैसे कुछ जत्थे अगर किसानों के आंदोलन के जो संगठनों के हैं वो वापस जा रहे हैं तो उतने ही नए भी आ रहे हैं, यानी आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है, कम से कम दिल्ली राजधानी के तमाम सीमाओं पर। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में डीसी दफ्तरों का भी घेराव किया। करनाल से लेकर पठानकोट और फतेहाबाद से लेकर कानपुर तक विरोध प्रदर्शन हुए। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर भी किसान कृषि कानून के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। तो किसान है अपने पारंपरिक लोकगीत के जरिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकायदा जो कठपुतली है उसके जरिए सरकार को एक तरीके से मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है। लोक नृत्य हो रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और इन सबके बीच यहाँ पर जो किसान है वो धरने पर लगातार बैठे हैं और इनका कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांग नहीं मानती यहाँ से नहीं हटेंगे। हरियाणा सरकार ने राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर किसानों को रोका हुआ है और अब यहीं पर उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस वक्त हम मौजूद है हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पर, जहां पर जो किसान हैं वो यहीं पर सड़कों पर बैठ गए हैं और ये जो पूरा रूट है जो जयपुर से हरियाणा की तरफ आता है, गुरुग्राम की तरफ, वो पूरा रूट बाधित कर दिया है। ये जो तमाम किसान हैं ये दिल्ली की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन हरियाणा की जो गवर्नमेंट है, प्रशासन है, उन्होंने इन किसानों को यहीं पर रोक दिया है। काफी कड़ाके की ठंड है, ऐसे में जो तमाम किसान हैं वो यहीं पर बैठ गए। हम आपको बता दें कि 10,000 किसान दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। किसान का हथियार भी इस ट्रैक्टर को कहा जाता है और इसी ट्रैक्टर के जरिए पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच किए हैं जो किसान, हरियाणा से, राजस्थान से कूच की है किसान। टेंट यहाँ पर लग चुका है, मनोरंजन के लिए गाना बज रहा है और इसी लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट भी होता है और इनका कहना है कि अभी धीरे धीरे करके और भी किसान यहाँ पर आ रहे हैं। पंजाब के किसान कह रहे हैं कि वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। जो लोग पहले से दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, अब उनमें से कुछ लोग वापस अपने घर जाएंगे और पंजाब से कुछ लोग यहाँ आएंगे। किसान कह रहे हैं कि मवेशियों को भी यहाँ लाना है या नहीं, ये बाद में देखा जाएगा। 15 days I will be replaced by someone
कोई ना कोई मेरे को रिलीफ करेगा, फिर वो मेरी जगह ले लेगा। और भी बहुत सारे पीपल पंजाब से आ रहे थे। सिर्फ युवा और बुजुर्ग ही नहीं बल्कि महिलाएं और बच्चे भी अब तो किसान आंदोलन में शामिल होने आ रहे हैं। काले कानून वापस करे बस। कौन से कानून है ये, कुछ पता है आपको? खेती बाड़ी दे। और किस चीज का झंडा लिया है आपने? किसानी का। मोदी अपने काले कानून वापस लें। एक तरफ तो किसान आंदोलन बढ़ रहा है और सरकार से कोई बात बनती दिख नहीं रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि टुकड़े टुकड़े गैंग नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार बार बार कह रही है कि कृषि कानूनों पर किसानों की हर गलत फहमी को वो दूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कानून वापस नहीं होंगे। There is no question of taking retrograde steps against our agricultural sector either. The recent reforms have been undertaken with the best interests of India's farmers in mind. We are, however, always willing to listen to our farmer brothers. अब ना तो किसान मानने को तैयार हैं और ना ही सरकार बिल वापसी की बात कर रही है, लेकिन आगे कड़ाके की ठंड में इस किसान आंदोलन पर किसानों के दिन रात बॉर्डर पर कैसे कटेंगे, ये एक बड़ी चुनौती है। सिंघू बॉर्डर से कमलजीत संधू के साथ अरविंद ओझा, राजस्थान हरियाणा बॉर्डर आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और इस बार बंगाल के चुनाव में तो सबसे बड़ा मुद्दा वो चुनावी हिंसा है जो हर मुद्दे पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर पत्थरों से हमले का आरोप लगा। अब बीजेपी का कहना है कि एक बीजेपी कार्यकर्ता की टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हत्या कर दी है। जब उस कार्यकर्ता की कमल वाले झंडे की में लिपटी लाश वो देख रहे हैं, जमकर बवाल इस पर छिड़ गया है। और टीएमसी का कहना है कि इनकी खुद की करनी है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ बेवजह के आरोप लगा रही है बीजेपी। मैं तो आज इसलिए सुरक्षित हूं क्योंकि हमारे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। ये गुंडा राज जो हमने देखने को मिला है, इसको नस्तो नाबूद करना है। बंगाल की सियासी बिसात में जीते जागते इंसान मोहरे बन गए हैं, लेकिन शतरंज के शह और मात वाले जितनी शराफत सियासी जंग से कोसों दूर है। यहाँ मोहरे पल भर में लाश बन जाते हैं। वर्तमान में बीजेपी के झंडे में लिपटी ये लाश पार्टी के कार्यकर्ता की है। परिवार और बीजेपी का आरोप है कि ये हत्या टीएमसी ने करवाई है। पश्चिमी बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर के दिखाई नहीं देता है। गुंडे सरेआम भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर पथराव करते हैं, पुलिस देखती रहती है। बंगाल अपनी पहचान खो रहा है टीएमसी की गुंडागिर्दी के कारण, टीएमसी की हिंसा की राजनीति के कारण। ये पूरा झूठ है। वो जो मर गया वो तालाब में डूब के मरा, इसमें तृणमूल का कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पर जो तृणमूल का दीवाल था पहले से, वो दीवाल पर उन्होंने अपना पार्टी का सिंबल लिख दिया। हमारा एक तो ऑफिस में ताला लगा दिया, तो ऐसा करेगा तो झूठ झमेला तो बढ़ेगा। जिस वर्धमान में ये हत्या हुई, वहीं पर बीजेपी और टीएमसी की खुली भिड़ंत भी कैमरे में कैद हुई। शहर की दीवारों पर अपने अपने चुनाव चिन्ह बनाने की होड़ में दोनों तरफ के कार्यकर्ता भीड़ पड़े। बीजेपी के कमल निशान पर कई जगहों पर स्याही पुती मिली। आरोप है कि ये कारगुजारी भी टीएमसी की है, लेकिन पुलिस कुछ सुनने को तैयार नहीं। ये तस्वीरें बंगाल के लिए नई नहीं है। करीब करीब हर जिले में ऐसी भिड़ंत हो रही है और खून भी बह रहा है। शायद दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं को इसकी आदत भी पड़ चुकी हो, लेकिन बात तब बड़ी हो गई जब हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बंगाल की सियासत के इस खूनी जंग से रूबरू हुए। बुलेट प्रूफ कार के चलते नड्डा तो इस हमले में बाल बाल बच गए थे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को टीएमसी के पत्थर झेलने पड़ गए। ये उसी हमले का नतीजा है कि विजयवर्गीय को भी अब Z+ सुरक्षा दे दी गई है, जिसके तहत उनके काफिले में भी अब बुलेट प्रूफ कार शामिल हो गई है।
निर्धारित कार्यक्रम होने के बाद भी पुलिस को व्यवस्था करना चाहिए। पुलिस ने बिल्कुल व्यवस्था नहीं की और मैं समझता हूँ कि बंगाल अपनी पहचान खो रहा है टीएमसी की गुंडागिर्दी के कारण, टीएमसी की हिंसा की राजनीति के कारण, और इसलिए जनता को विचार करना है। जनता इस पे प्रमाण पत्र देगी आने वाले विधानसभा चुनाव में कि टीएमसी की सरकार किस प्रकार यहाँ पर लोगों की सुरक्षा कर पा रही है। बीजेपी भले ही अपने कार्यकर्ताओं की जान को टीएमसी से खतरा बताती हो, लेकिन टीएमसी हर आरोप पर हर बार पलटवार बीजेपी पर ही थोप देती है। चुनाव से पहले सहानुभूति बटोरने के लिए आशंकाओं और डर की सियासत और भी तेज हो गई है। সরকার এবং বিশেষ করে বিজেপি পার্টি তারা উঠে লেগে পড়েছে। আমি অবাক হয়ে যাব না যদি কোনোদিন শুনে ওরা যদি না পারে তাহলে মমতা ব্যানার্জিকে খুন করবে, ওরা দেখবেন খুন করবে। আমি আজ ঘোষণা করে দিয়ে যাচ্ছি। অভিষেক ব্যানার্জি মমতা ব্যানার্জিকে খুন করাবার চক্রান্ত হয়তো করতে পারেন। অভিষেক ব্যানার্জির স্ত্রী 40 দিন ধরে মা কালীতে মন্দিরে গিয়ে মারণ যজ্ঞ করছে সকালবেলা ও গর্ভগৃহের মধ্যে বসে। এই ঘটনাটা সুব্রত মুখার্জি হয়তো জানতে পেরেছেন, সেই জন্য এটাকে বিজেপি নামে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। चुनावी हिंसा की रफ्तार बता रही है कि चुनाव आते आते हालात और भी संगीन हो सकते हैं। सत्ता और वोट की ये महाभारत बेहद भीषण है। बीजेपी और टीएमसी दोनों ये बात बहुत अच्छे से समझ रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में राजनीतिक हिंसा कोई नई बात नहीं है। खून खराबा कई वर्षों से होता आ रहा है, लेकिन बीजेपी यह बखूबी जानती है कि बार बार हो रही हत्याओं का असर राजनीति के साथ साथ चुनावी मैदान में भी होगा। जितने कार्यकर्ताओं की मौत हो रही है उनका हिसाब भी रखा जा रहा है और हिसाब लेने का प्रयास भी किया जा रहा है। पार्टियां ये जानती हैं कि अगर सरकार लगातार इसी तरह विफल रही तो उसका जवाब जनता जरूर देगी। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। तो बंगाल के चुनाव में सियासी बिसातें बिछ गई हैं। एक तरफ बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है, हर हाल में ममता का दुर्ग ढाने में लग गई है, तो ममता भिड़ गई है कि इस बार तो अपनी सरकार बचाकर ही दम लेंगे। देखिए ये पूरी लड़ाई कैसे हो रही है। अपनों का साथ नहीं मिल रहा है ममता को, शायद यही सबसे बड़ी मुश्किल है। प्रशांत किशोर को लेकर पार्टी के अंदर ही बवाल मच गया है। भारतीय राजनीति की सियासी बिसात बिछाने में माहिर माने जाने वाले प्रशांत किशोर हैं ये। इन्हें भारतीय राजनीति के धुरंधरों को सत्ता का स्वाद चखाने में महारत रखने का रणनीतिकार माना जाता है। कभी ये शाह के सारथी थे तो कभी नीतीश कुमार के सबसे करीबी, मगर अब ये ममता बनर्जी के साथ हैं। मगर टीएमसी को बंगाल में एक बार फिर विजय दिलाने के इरादे से सियासी मोहरे बिछाते प्रशांत किशोर पर हंगामा खड़ा हो गया है। इस हंगामे की पटकथा उसी रोज शुरू हो गई थी जब ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बाहरी कहा था। যত ছোট ছোট হোটেল আছে তারা খোঁজ রাখুন, সব উঠেছে এবং তারা কারা, তারা কেউ বাংলার লোক নয়। বাংলার ইলেকশন হিম্মত থেকে বাংলা দিয়ে করুন। বাংলার ইলেকশনের বাইরের গুন্ডা কেন আসবে? বহিরাগত গুন্ডাদের আটকান, বাংলাকে বাঁচান, এটা আপনাদের কাছে আমার আবেদন। ममता बनर्जी ये संदेश देना चाहती थीं कि बंगाल में बाहर से आए लोगों की नहीं चलेगी, मगर ममता बनर्जी को बंगाल में ही बीजेपी ने करारा जवाब दिया था। যারা বাইরের লোককে বলছে বহিরাগত আমাদের নেতাদের প্রধানমন্ত্রীকে গৃহমন্ত্রীকে তিনি প্রশান্ত কিশোরকে টাকা দিয়ে এনেছেন বিহার থেকে, তিনি বহিরাগত নন। যিনি আইপিএল এ নাচানাচি করেন শাহরুখ খান ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর বাংলা, তিনি বহিরাগত নন। দিদিমণির ভাইপোর বউ পাঞ্জাবি মেয়ে থাইল্যান্ড থেকে এসছে, সে বহিরাগত নয়, বাড়ির বউ হয়ে গেল। আর আমাদের নেতারা বহিরাগত, এই পাগলামির জবাব লোকে দেবে। मुर्शिदाबाद से टीएमसी विधायक नियामत शेख ने एक पब्लिक रैली में प्रशांत का खुलेआम विरोध करते हुए कहा था, क्या हमें प्रशांत किशोर से राजनीति समझने की जरूरत है? कौन है पीके? और तो और बैरकपुर विधानसभा से टीएमसी विधायक शीलभद्र दत्ता ने पीके की एजेंसी पर हमला बोलते हुए चुनाव न लड़ने का ऐलान तक कर दिया। सियासी गलियारों की माने तो ये गलत नहीं होगा कहना कि लगातार प्रशांत किशोर के खिलाफ नाराजगी लोगों में बढ़ती ही चली गई।
आलम यह है कि नाराजगी का इजहार भी किया गया, लेकिन जब पार्टी के आला कमान ने ये साफ कर दिया कि उन्हीं की बात सर्वोपरि रखी जाएगी तो खलबली मच गई। खलबली अब नेताओं में इस कदर मची है कि कई पार्टी छोड़कर जाने को तैयार हैं और कई अब सवाल कर रहे हैं कि जमीनी स्तर से जुड़े होने के बावजूद इन सारी बातों का मतलब ही क्या है। फिलहाल इस खलबली को इस खेमे की खलबली में बदलते हुए देखा जा रहा है, जिससे जहां एक और पार्टी में परेशानी है तो वहीं कई ऐसे सवाल जिनके जवाब अब खुद पार्टी ही खोज रही है। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। खलबली मची हुई है इस वक्त ममता बनर्जी की पार्टी में। प्रशांत किशोर को लेकर कई लोगों में बताया जा रहा है पार्टी के अंदर नाराजगी है और ऐसे कई नेता हैं जो ममता बनर्जी के करीबी थे। शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने जिस तरह की बयानबाजी की है, बाहर का रास्ता ले लिया है। विधायक एक जो करीबी थे ममता बनर्जी के, देखिए सब कैसे एक एक करके कटघरे में एक मंत्री के खिलाफ ही बोल रहे हैं ये विधायक। मुकुल रॉय, अर्जुन सिंह, सौमित्र खान, अनुपम हजारा, शंकुदेव पांडा, शुभेंदु अधिकारी, ये वो नाम हैं जिन्होंने ममता बनर्जी को सत्ता का सिंहासन दिलाने के लिए जी जान लगा दी। मगर एक जमाने में ममता के खास कहे जाने वाले इन नेताओं का टीएमसी से भी मोह भंग हुआ और ममता बनर्जी से भी। कहना गलत नहीं होगा कि एक तरफ बीजेपी अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटी है तो दूसरी ओर ममता बनर्जी के खेमे में खलबली मची हुई है। 2021 के चुनावी समर से पहले उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी शुभेंदु अधिकारी ने साथ छोड़ दिया। ममता की नीतियों से उनका मोह भंग हुआ तो निशाना साधते हुए कुर्सी त्याग दी। पार्टी में मजबूत पकड़ रखने वाली ममता बगावत को रोकने में नाकाम क्यों रही, इसका जवाब दीदी के बाद पार्टी की नंबर 2 की पोजीशन संभाल रहे उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं। सियासी गलियारों में ऐसा कहा जाता है कि शुभेंदु अधिकारी और अभिषेक बनर्जी के बीच फासले लगातार बढ़ते तब चले गए जब शुभेंदु अधिकारी को हटाकर अभिषेक बनर्जी को यूथ विंग का मुखिया बना दिया गया। मुकुल रॉय ने भी पार्टी छोड़ दी और उसके बाद अभिषेक बनर्जी पार्टी में लगभग नंबर 2 बन गए और उसी के बाद से उन्होंने सारे फैसले उम्मीदवार से लेकर कौन किस पद पर आसीन होगा खुद ही लेना शुरू कर दिया और तब से पार्टी की गतिविधियों में भी अंतर आ गया। अभी इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए ममता बनर्जी रणनीति बना ही रही थी कि करारा झटका उन्हीं के एक और विधायक ने दे दिया। टीएमसी विधायक और आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन जितेंद्र तिवारी ने भी ममता के मंत्री फिरहद हकीम को चिट्ठी लिखी है और अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मैंने एक कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी लिखा है। इस तरह का चिट्ठी मैं 6-7 पहले भी लिख चुका हूँ और मेरी ये ऐसा मैंने नहीं सोचा था कि इस चिट्ठी को प्रेस के सामने ला दिया जाएगा, लेकिन प्रेस के सामने ला दिया गया, चिट्ठी को लीक कर दिया गया। इस शहर को हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं, इस शहर को प्यार करने वाले हम लोग हैं। कुछ बाधाएं थी जिसकी ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया गया था, बस केवल इतना मामला है। वक्त बताएगा कि सत्ता हासिल करने में कौन किसे नुकसान पहुंचाता है। वैसे बीजेपी अपनी कारगर रणनीति को अमली जामा पहनाने में जुट गई है। पश्चिम बंगाल सरकार में कहीं मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं तो कहीं विधायक अपने ही मंत्री के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, कहीं दादा और अनुगामी के पोस्टर नजर आ रहे हैं तो कहीं खुद ही अपने विधायकों को अपने तर्ज पर रखने में ही तृणमूल कांग्रेस को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो लड़ाई अब तक बीजेपी बनाम तृणमूल कांग्रेस हो रखी थी, अब मानो तृणमूल कांग्रेस बनाम तृणमूल कांग्रेस ही हो गई है और यही बंगाल की राजनीति में मानिए दुधारी तलवार की तरह काम करेगा। कैमरा पर्सन तापस बेरी और अनिल गिरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। इस सियासी खलबली की वजह है पश्चिम बंगाल में 2 बार सत्ता में रहने के बाद तीसरी बार की तैयारी में ममता बनर्जी पूरी ताकत झोंक रही है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसे में ये जो सक्रियता बीजेपी की है, ये खल रही है ममता बनर्जी को। यही वो तस्वीर है जिसने बंगाल का सियासी पारा अचानक से बढ़ा दिया था। मतुआ समुदाय के बीच देश के गृह मंत्री की मौजूदगी और इसी समुदाय के अपने पार्टी कार्यकर्ता के घर पर लंच की इन तस्वीरों से ममता जबरदस्त भड़की।
सत्ता की दौड़ में एक एक वोट की अहमियत समझने वाली ममता करीब महीने भर बाद खुद मतुआ समुदाय के बीच पहुंची, ये बताने के लिए कि उनकी असली हमदर्द वही है। बीजेपी की नजर तो सिर्फ उनके वोट पर है। दिखाने के लिए आए थे और खाना बाहर से बना के कोई दलित का घर में जाके उसको कुछ करने नहीं दिया, बाहर से बाम्भन ले गया, तरकारी काटছে কিন্তু সেই তরকারি খায়নি। मतुआ समुदाय दोनों पार्टियों के लिए इतना अहम क्यों है, ये समझिए। मतुआ समुदाय के लोग बांग्लादेश से आकर बंगाल में बसे। इनकी मुख्य बसाहट उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों में है। मतुआ समुदाय बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी एससी आबादी है। समुदाय की लंबे अरसे से स्थायी नागरिकता की मांग है। CAA लागू होने से इनकी नागरिकता की मांग पूरी हो सकती है। प्रधानमंत्री जी ने खुद ने जिम्मेदारी ली है, गृह मंत्री जी ने खुद ने जिम्मेदारी ली है और एक बिल पारित कर दिया। सबसे बड़ा काम ये है, तो जब बिल पारित हो गया तो उसको एग्जीक्यूट करना है ना, बस एग्जीक्यूट नहीं करना तो हो जाएगा, वो तो होगा ही। टाइम लगा? चुनाव के पहले होगा ही। चुनाव से इसको मत जोड़िए। चुनाव हमारे लिए सेकेंडरी थिंग है, नागरिकता देना हमारी प्राथमिकता है। पार्लियामेंट के एक्ट से पास हो चुका है सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, अब उसके रूल्स बन रहे हैं। जैसे ही रूल्स बन जाएंगे वो इम्प्लीमेंट होगा और लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट होगा, और यहाँ भी होगा। ममता चाहे जो कहें, लेकिन बीजेपी ने ठान लिया है कि अगर बंगाल की बिसात पलटनी है तो दिग्गजों को लगातार जनता के बीच पहुंच बनानी होगी। 5 नवंबर को अमित शाह के दौरे से इस अभियान की शुरुआत हुई। अगले महीने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल पहुंचे और अब इसी महीने 19 तारीख को अमित शाह फिर से बंगाल जाने की तैयारी में है। शहर मात के खेल में राष्ट्रपति शासन भी बंगाल में बड़ा मुद्दा बन गया है। ममता और उनके करीबी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उनकी सरकार भंग करवाने की साजिश रच रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ममता राष्ट्रपति शासन के बहाने शहादत चाहती हैं। ये आपने पहले भी किया, 130 लोग मरे, हम 18 जीत गए। अब आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला करवाया, हमारे महामंत्रियों पर करवाया, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या लोकतंत्र में लोकलाज सब खत्म हो गया है? नड्डा पर हमले का मामला भी बड़ा मुद्दा है। ममता सरकार ने केंद्र को इस मामले में रिपोर्ट सौंपने से इनकार कर दिया है, लिहाजा शाह के ताजा दौरे में इसे लेकर भी ममता पर तीखे तीर चलना तय है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।